हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहते हैं कि मैं अक्सर सुनने में आया है कि यदि हिंदी एग्ज़ाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना आए तो हिंदी का एग्ज़ाम अधूरा ही रहता है। चलो हम पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इनका जो जन्म है वो 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1941 को। ठीक है, जो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 को लिखा गया था। और इसकी दूसरी रचना है रासमीमांसा, जो एक सैद्धांतिक समीक्षा पर आधारित ग्रंथ है। इनका तीसरा ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास। चौथा महाकवि सूरदास, इसमें व्यवहारिक समीक्षा की गई है। और पांचवा है चिंतामणि, इसके 4 भाग निबंध है। और छठा है विश्व प्रपंच दर्शन। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि सूरदास के साथ रासमीमांसा कर एक चिंतन मन कर रासमीमांसा विश्व प्रपंच रचा। ये मतलब एक ट्रिक है। और इनका एक काव्य संग्रह भी है जिसका नाम है मधु स्रोत। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। दूसरा है, आगे है संपादक कार्य, यानी कि संपादन। इनने किन किन चीज़ों का संपादन किया? एक तो जयसी ग्रंथावली का संपादन किया है, दूसरा किया है नागरिक प्रचारणी पत्रकारिता का। अब एक कथन, विशेष कथन पढ़ते हैं कि इनके बारे में विचार क्या क्या है, मतलब ये किस गुणों के मालिक हैं। तो आचार्य महाबल प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी भाषा और साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण सब महत्वपूर्ण देन है हिंदी साहित्य को, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया और साहित्यिक आलोचना की पद्धति विकसित की। चिंतन और विश्लेषणात्मक निबंध के रूप में उनका स्थान शीर्ष पर रहा है। कविता, नाटक, कहानी आदि सर्जन विधाओं में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। यानी कि देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का लिखने के लिए, इतिहास लिखने के लिए विधेयवादी पद्धति पर आधारित है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और विधेयवादी पद्धति के जो जनक हैं वो हैं तैन। ये याद कर लेना, कई बार नेट के एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और आगे है, शुक्ल जी हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार हैं जो साहित्य की परस्पर इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कवि वृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करती है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कवियों की नामकरण, कवियों के परिचय से निकालकर इन्होंने एक आलोचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि को उजागर किया है। ठीक है, इनका जो विशेष कथन है वो ये है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्त एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, उपयुक्त कथन किसका है? इनका है। और जो सबसे बड़ी बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ये अक्सर एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से ग्रंथों के आधार पर, किन ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। ठीक है, जो ग्रंथ है वो है विजयपाल रासो, मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, परमाल रासो, बीसलदेव रासो और खमांड रासो। इसमें क्या आंसर है? 6 रासो ग्रंथ हैं। ठीक है, विजयपाल, मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो ते खमांड रासो। कीर्तिलता ते कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचनाएं हैं। 2 रचनाएं विद्यापति की ली गई इसमें। देखो, विद्यापति पदावली भी ली गई है इसमें। और जयचंद्र प्रकाश, जयमक, जस चंद्रिका और खुसरो की पहेलियों के आधार पर इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इन 12 ग्रंथों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, और लास्ट जो लाइन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके संबंध में ये लिखा है कि शुक्ल ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, इनकी विशेषताएं। ये अक्सर मास्टर कैडर ज़्यादा नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
हम इसमें सबसे पहले कहते हैं कि देखो इसमें लिखा गया है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के परस्पर विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही किया गया है। इनकी जो रचना है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था और इनका प्रकाशन वर्ष है 1929। पहले ये जान लीजिए भी 1929 कैसे। इसमें एक जानने वाली बात है कि जनवरी 1929 को नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष के मध्य में उसकी भूमिका आरंभ व अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक स्वतंत्र रूप में प्रकाशित किया है और 1940 ईस्वी में इसका प्रबंधन एवं संशोधित संस्कार में प्रकाशित करवाया गया। एक बात याद रखो, हिंदी साहित्य का इतिहास की जो रचना हुई थी वो 1929 को हुई थी। जो शब्द सागर है ना, ये ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर, इसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था। पहले सबसे पहले भूमिका के रूप में लिखा गया था, बाद में इसका संशोधन करके एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1940 में प्रकाशित हुआ, ये देखना। और शब्द सागर लिखने के लिए किन किन विद्वानों का योगदान था, वो है बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। ये याद रखना किन्हें इसे लिखने के लिए हिंदी शब्द सागर को। आगे इसकी विशेषता यह है कि इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया है। ठीक है, आगे जो इसमें जो मेन बात है वो लिखूंगा। आगे है कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचना दृष्टिकोण को अपनाया है। इसमें कवियों एवं लेखकों की रचना शैलियों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है इस ग्रंथ में। और इस ग्रंथ की एक विशेषता है कि इसमें काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन कर लेने के बाद उससे संबंधित प्रमुख कवियों का वर्णन भी किया गया है। इसमें जो भी काल दिए गए, जैसे आदिकाल उससे संबंधित कवि दिए गए हैं, भक्ति काल के कवि अलग दिए गए हैं, रीतिकाल के अलग, ऐसे। ठीक है, और उस युग में आने वाले अन्य कवि का विवरण उसके बाद फुटकल खाते में दिया गया है। ठीक है, आगे है केदारनाथ पाठक ने इस रचना के लेखन में शुक्ल जी का अपूर्व योगदान प्रदान किया था। ठीक है, ये बात याद रखना। और एक बात और, अब जो 7वां है, कई बार ऐसे होता है हमसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहने में कितनी रचनाओं का आधार मानकर किया था, वो है 12। ठीक है, कितनी रचनाओं को किया था, 12। अब है इस ग्रंथ को लिखने के लिए कौन सी सामग्री ली गई थी, वो है 4। वो चार से कौन सामग्री है? एक तो मिश्र बंधु विनोद। बात यह कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में इन 4 ग्रंथों को आधार बनाकर लिखा गया था। इन 4 ग्रंथों में से सामग्री ली गई थी। पहला है मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधु द्वारा लिखित है। दूसरा है हिंदी गोविंद रत्नमाला, जो श्याम सुंदर द्वारा रचित है। एक है कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की। एक है ब्रज माधुरी सार, ये है वियोग हरि की। ठीक है, एक बात और, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है, ये याद रखना। ठीक है, आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन, ये पढ़ते हैं हम। काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास में निम्नलिखित 4 कालखंडों को वर्गीकृत किया है, जो आज तक लगभग सभी इतिहासकारों द्वारा मान्य हैं। पहला है वीरगाथा काल। देखो, इन्होंने वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को, इसमें लिख दिया गया आदिकाल। इनका जो समय है 1150 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। ठीक है, अगर वीरगाथा काल को 2 भागों में बांटा गया है, अपभ्रंश काल या प्राकृत भाष हिंदी काल। ठीक है, ये दूसरा है वीरगाथा काल, ये याद रखना। देखो, भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्य काल का है। इसका समय 1375 विक्रमी संवत से 1700 तक माना गया है। ठीक है, और रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्य काल कहा है, उत्तर मध्य काल, यानी कि इनका जो समय है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है। ठीक है, इनका जो समय माना गया है आधुनिक जो गद्य काल का, वो है विक्रमी संवत 1900 से विक्रमी संवत 1984 तक। ठीक है, अब गद्य काल के इन्होंने
तीन भेद दिए हैं, प्रथमोत्थान, द्वितीयोत्थान और तृतीयोत्थान। कई बार पिछली बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तीन भागों में विभाजित किया, वो उनका नाम क्या है, वो किस नाम से थे, वो उत्थान थे, ऐसे ऐसे पूछा था, खंड लिखा हुआ था, ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे है नोट है कि भक्ति काल को आचार्य से पुण्य चार भागों में विभाजित कर दिया था। देखो काव्य धारा, अगर काव्य धारा वाली पूछ लिया जाए भी काव्य धारा किसने लिखी है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हम देखो भक्ति काल में पहला है निर्गुण काव्य धारा, सरगुण काव्य धारा, दो भागों में विभाजित कर दिया। और निर्गुण में कौन सा है, ज्ञानाशय, जो ज्ञान पर आधारित है, एक प्रेमाशय काव्य धारा। दूसरी इसी तरह सरगुण में कृष्ण जो भक्ति धारा है, दूसरी है रामश्रेय काव्य धारा। और संत, इसमें जो ज्ञानश्री में संत काव्य होता है, इसके जो प्रतिनिधि कवि है वो है कबीर। इसी तरह प्रेमाश्री में सूफी काव्य है, इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी, पद्मावती जिसकी रचना है। इस तरह कृष्ण श्री काव्य धारा के जो कृष्ण काव्य धारा पे जो प्रमुख कवि हैं, जो प्रतिनिधि कवि हैं, वो सूरदास, इनकी रचना है सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। इसी तरह रामश्रेय काव्य धारा के जो राम काव्य है, इसके जो प्रमुख कवि है वो है तुलसीदास। तुलसीदास की रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चलो ये रचना हुई। अब हमने ये पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जो विशेष कथन है वो करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।